बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैंने कल अर्ज़ किया था कि ख़बरें बहुत तेज़ हो रही हैं, बहुत सारे कागज़ात मुस्तरद हो गए हैं। अब कोर्ट में जाएंगे, वहाँ बेंच बन गए हैं और उम्मीद है कोर्ट से इंशाअल्लाह सबको इंसाफ मिलेगा। बाज़ के छोटी छोटी वजूहात की बिना पे मुस्तरद हुए हैं, वो कोर्ट में जाके वजूहात जो हैं वो दम तोड़ जाएंगी। कल एक ख़बर चल रही थी, एक अहम शख्सियत की साद रज़वी से मुलाकात। वह अहम शख्सियत उन्होंने बाद में बताया कि जनाब एजाज़ुल हक़ साहब थे, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह। एजाज़ुल हक़ साहब की मुलाकात में मैं भी था। मुझे भी डिमांड की लोगों ने कि जब ख़बर आ गई है तो आप भी कुछ बताएं कि किस लिए मुलाकात थी। तो एजाज़ुल हक़ साहब से काफ़ी देर के मेरे कुछ ना कुछ प्यार मोहब्बत के मरासम हैं। कभी कभी लाहौर आते हैं तो जाते जाते हमारे साथ भी सलाम दुआ करते जाते हैं, और कभी कभी उनके ऑफ़िस में, यहाँ उन्होंने एक ऑफ़िस बनाया हुआ है क्वाली ग्राउंड में, यहाँ भी कोई फंक्शन वगैरह हो तो मुलाकात हो जाती है। उनके पाकिस्तान के बारे में बहुत पॉजिटिव ख़यालात हैं। वो चाहते हैं कि ये मामलात जो जिस हद तक चले गए हैं, उन्होंने कोशिश की इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी सालसी का किरदार अदा करने की, और काफ़ी देर वो दोनों तरफ मिलते रहे, आते जाते रहे। बाद में वो भी ज़द में आ गए, कुछ 3 महीने मुल्क से बाहर रहे। उनके पासपोर्ट और उनका नाम वगैरह भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। उन्होंने एक दिन मुझे हुक्म फरमाया कि साद भाई से मुलाकात करनी है। ज़ाहिर है जो आदमी किसी को दूर से नाम सुनता है या नारे उनके सुनता है, वो एक अपना तासुर कायम करता है, और जब मुलाकात होती है, आमने सामने बैठते हैं, तो उनमें से बहुत सारे जो तासुर उसने कायम किए होते हैं अपने ज़हन में, वो तहोबाला हो जाते। मैंने साद भाई से अर्ज़ किया, उन्होंने कहा कि आप जब हुक्म फरमाएंगे हम हाज़िर हैं। तो एजाज़ुल हक़ साहब और मैं दोनों साद रज़वी साहब से मुलाकात के लिए उनके घर हाज़िर हुए, और काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। मुल्क के मुख्तलिफ़ मसाइल पे, सियासी मामलात पे। ज़ाहिर है जो 2 सियासतदान इकट्ठे होंगे तो सियासी गुफ्तगू होगी। सियासी मामलात पे ना उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप मेरे हल्के में कोई आदमी बिठा लें, ना साद भाई ने उनसे कहा कि मैं बावल नगर की सीट पे लड़ रहा हूँ, दूसरी सीट पे आप लड़ रहे हैं, आप मेरे हक़ में बैठ जाएँ। मैं आप ये कोई कतन बात दूर दूर तक भी नहीं हुई। किसी साहब ने डाला हुआ था शायद कि कोई वो सियासी सपोर्ट लेने के लिए आए थे। तो सियासतदान तो ज़ाहिर है सियासी बातें तो करते हैं। बहुत सारी बातें हुई, और इंशाअल्लाह अगर उनका कोई नतीजा निकला तो आपको अर्ज़ करेंगे। अब मुझे वापसी पे एजाज़ुल हक़ साहब ने फिर फ़ोन करके ये कहा कि मैं एक तो उनके अखलाक से बहुत मुतासर हुआ हूँ, और उन्होंने गुफ्तगू भी, उनका काफ़ी कंट्रोल है पाकिस्तानी सियासत के मुख्तलिफ़ मामलात पे, उनकी सूझबूझ पे भी बहुत खुश हुआ हूँ। तो ये अच्छी बात है। एक तासुर बन जाता है दीनी जमातों के बारे में कि ये इंतहा पसंद हैं, शायद ये किसी से बात भी नहीं करते, शायद ये किसी से मिलते भी नहीं हैं। तो वो तासुर तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाइल हुआ। सियासतदानों से मुलाकातें, मैंने भी उनसे कहा था कि सियासतदानों से मुलाकातें ज़रूर करें। जो मिलने आता है, आप अगर नहीं जाना चाहते किसी के पास ना जाएं, लेकिन जो मिलने आता है, मिलना चाहता है, उससे ज़रूर मिलें। कोशिश ये है, ख्वाहिश ये है हर तरफ कि मुहब्बे वतन लोग आगे आएँ, नज़रिया पाकिस्तान पे यकीन रखने वाले लोग आगे आएँ, साफ़ सुथरे लोग आगे आएँ। अब सिस्टम क्या करता है, आने देता है, नहीं आने देता है। अब तक तो हमारा सिस्टम जो है वो चोरों, लुटेरों 3 दफ़ा नाअहल किए गए, 3 दफ़ा मुल्क से, अदालतों से निकाले गए,
नाअहल करके उनकी सपोर्ट करता आ रहा है। और जो लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं उन पे सख्तियाँ हो रही हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है। लेकिन ये नुकसानदेह है, ये किसी सूरत में इसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। आज जमशेद दस्ती की भी एक वीडियो मंजर आम पे आई है, उमर डार साहब की बेटी की भी एक वीडियो मंजर आम पे आई है। अफसोसनाक है, ये जो भी कर रहे हैं वो करके खाते किसी और के डाल रहे हैं, ये ज़्यादा अफसोसनाक। पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान जो नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी सूरत भी काबिल तहसीन नहीं हैं। वो कर क्योंकि सियासी टाउट बैठे हुए हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत के ही बंदे बैठे हुए हैं, और वो ये पकड़ दकड़ वाला सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, मार कुटाई वाला सिलसिला शुरू किया था, और अभी तक वो तसलसल चला आ रहा है और कुछ ज़र्रा भी नहीं बदला। और बदमाशी वो ये कर रहे हैं कि वो सारा कुछ एक इदारे पे डालने की कोशिश करते हैं कि वो करवा रहे हैं। तो इसका नोटिस लेना चाहिए इदारों को। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों या इनको हवा देने वालों या ऐसे काम करने वालों कि वो पाकिस्तानी अवाम पे, पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करने वाले मुख्तलिफ़ तबक़ात पे अगर जुल्म व तशद्दुद करेंगे तो इसके असरात पाकिस्तानी सियासत पे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे किसी सूरत भी अच्छे नहीं हो सकते। इजाज़ुल हक़ साहब की मुलाकात इंशाअल्लाह फिर होगी, दोबारा आएंगे, वो बातें उनसे होंगी और जो कुछ सच बात होगी वो आपको बताएंगे। अफवाहें नहीं। इजाज़ुल हक़ साहब सबको पता है, साबिक़ा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के साहबज़ादे हैं। और जब से नवाज़ शरीफ ने उनके साथ बेवफाई की, नवाज़ शरीफ आया तो उनकी गोद में बैठ के, और जब नवाज़ शरीफ का कोई दाव लग गया तो नवाज़ शरीफ ने अपने हर मोहसिन को डंगा, हर मोहसिन के साथ बेवफाई की। अगर नवाज़ शरीफ की कोई थोड़ी बहुत भी शर्म हया होती तो इस ख़ानदान के साथ इन्होंने जिस तरह उसे आगे लाए, जैसे उसे वज़ीर आला, वज़ीर ख़ज़ाना बनाया, फिर वज़ीर आला बनाया, फिर निगरान वज़ीर आला बनाया, फिर वज़ीर आज़म तक पहुँचा दिया। अगर थोड़ी सी भी शर्म हया होती तो वो इसका पास करते कि भाई ये ख़ानदान, इस घराने ने मेरे साथ ये किया है, मैं भी इनकी इज़्ज़त का पास करूं। लेकिन ऐसे जैसे बहुत सारे और मोहसिनों को नवाज़ शरीफ ने ख़राब किया, वक्त पे आके छोड़ा, उनकी तरफ से मुंह मोड़ा। इसी तरह इजाज़ुल हक़ के साथ भी किया। इजाज़ुल हक़ साहब ने अपनी पार्टी बनाई, हालांकि ज़ियाउल हक़ साहब मरहूम के जितने फॉलोवर थे और वो सारे नवाज़ शरीफ को दे गए। अगर वो उस वक्त अपने बेटे को खड़ा कर देते, जैसे पाकिस्तान में मौरूसी सियासत चलती है, तो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ का नामो निशान भी ना होता, इजाज़ुल हक़ ही होता। लेकिन इजाज़ुल हक़ साहब को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेटों को नज़र ही नहीं आने दिया। हमने नहीं देखा 10-11 साल उनका कोई बेटा नज़र आया हो। उनकी एक बेटी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे, ज़ैन, वो अक्सर उनके साथ कभी कभी नज़र आती थी। लेकिन किसी काम में, सियासत में, किसी लेन देन में, किसी मामले में उन्होंने अपने बेटों को कभी आगे नहीं आने दिया। मौरूसी सियासत नहीं की उन्होंने। ये सही है, उनके साथ हमारे हज़ार इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये कम अज़ कम हम उंगली नहीं उठा सकते कि उन्होंने अपने बाद अपने किसी बेटे को अपना सियासी जानशीन बना दिया। जिसको बनाया था वो धोखा दे गया, जिसको मुंह बोला बेटा बनाया था ना, वो बेटा धोखा दे गया। उसको जब ज़रदारी की तरफ से कुछ नज़र आया, लालच, बेनज़ीर की तरफ से, तो बेनज़ीर का भाई बन बैठा, फिर बेनज़ीर को भी धोखा दिया। ज़रदारी साहब का पेट फाड़ने लग गया, और फिर जब वहाँ भी कुछ नहीं बना तो फिर ज़रदारी साहब की मिन्नत समाजत करके भाई साहब को वज़ारत उज़्मा ले दी। और अब फिर एक दूसरे को नकली नूरा कुश्ती जिसे कहते हैं, आंखें दिखा रहे हैं, अंदर से एक ही हैं। अवाम एक तरफ खड़ी, अवाम इन फराडियों के साथ नहीं है, अवाम एक तरफ खड़ी है। इजाज़ुल हक़ साहब की ख्वाहिश भी ये थी कि कोई ऐसी सूरत बन जाए कि जो मुहिब्बे वतन जमाते हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ दयानत, अमानत चाहते हैं,
वो किसी तरह एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएं। इसके लिए उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने तजवीज़ रखी अपनी। आगे उन्होंने साद साहब ने भी कहा कि हमारी शूरा फैसले करती, हम आपकी तजवीज़ शूरा के सामने रखेंगे। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, मुल्क के लिए बेहतरी फरमाए, को ऐसी बेहतरी की सूरत पैदा हो जाए कि पाकिस्तान में आने वाले इंतखाबात जो हैं पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम के ज़ामिन बन जाए।